नमस्कार दोस्तों, मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जोरदार टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक रहेगा छंद पहचान, जहां आप सिर्फ देखने मात्र से पलक झपकते ही छंद पहचान लेंगे कि इस पंक्ति में, इस श्लोक में कौन सा छंद है। शॉर्ट ट्रिक के साथ में अगले कुछ समय में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना पूर्ण श्लोक पर मात्रा लगाए सीधा छंद निकाल सकते हैं। मैं अधिकतम 3 वर्णों को आपके साथ लेकर के चलूंगा और उन 3 वर्णों से ही प्रत्येक छंद पर पहचान कैसे होगी यह आपको सिखाऊंगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले छंद की शॉर्ट ट्रिक पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एक अति महत्वपूर्ण चीज, जो पिछले कुछ समय में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा गलतियां हुई हैं उन पर आधारित है। मित्रों, श्लोक में पाद या चरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण या 4 पाद होते हैं। पाद को ही चरण कह दिया जाता है, यानी एक पाद का मतलब होता है चतुर्थांश। तो आप ये मान के चलिए कि प्रत्येक श्लोक में 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये 4 चतुर्थांश कैसे होते हैं ये ध्यान देना है। कई बार हमारे सामने क्या होता है कि श्लोक 4 लाइन में आता है, जैसा कि आपके सामने है, और कई बार हमारे सामने श्लोक जो है वो 2 लाइन में आ जाता है। तो जब 4 लाइन में आता है तब तो हम पहचान लेते हैं कि भाई पहला अंश ये हो गया, दूसरा चतुर्थांश ये हो गया, तीसरा पाद ये हो गया और चौथा पाद ये हो गया। लेकिन आमतौर पर जब ये श्लोक 2 पंक्तियों में होता है तो हमारे सामने समस्या आ जाती है कि साहब अब हम इसमें कैसे पहचाने कि पहला चतुर्थांश यानी पहला पाद कहां खत्म हो रहा है। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है, मैं आज आपसे इसमें केवल वर्णिक छंदों की बात करूंगा, आर्या छंद की बात नहीं कर रहा हूं। केवल वर्णिक छंदों की बात करूंगा, मात्रिक छंदों की नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस पंक्ति के जब 4 में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक पंक्ति के वर्ण गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कि भाई पहले चरण में 8 वर्ण है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है और चौथे में भी 8 है, अब गिन लोगे। लेकिन इस पंक्ति की बारी आती है तब हमें यही नहीं पता होता कि सब हमारे 8 कहां खत्म होंगे। तो इसका सीधा और सरल तरीका है कि आप पूरे वर्ण गिनो, यहां जाकर के जब एक पूर्ण विराम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, जब एक पूर्ण विराम आएगा तो वहां तक आपके 2 पाद यानी कि 2 चरण पूरे हो चुके होते हैं, और जब 2 पूर्ण विराम आएंगे तो वहां तक आपके चारों चरण पूरे हो चुके होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है उसमें पहला और दूसरा चरण है, पाद है, और दूसरी पंक्ति है उसमें तीसरा और चौथा पाद है। तो ये तो मान लिया कि 4 इसी में होंगे। पहली बात तो ध्यान रखना कि 2 लाइन के श्लोक हो चाहे 4 लाइन का श्लोक हो, पाद या चरण 4 ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो हमने मान लिया, पर अब हम कैसे पहचाने कि कहां इसको हमें मानना है कि हमारा पहला पाद खत्म हो गया। तो वेरी सिंपल, क्या करो, पंक्ति के पूरे वर्ण गिनो। इस श्लोक के पूरी पंक्ति का वर्ण गिनोगे तो मित्रों यहां वर्णों की संख्या हो रही है कितनी? 16। कितनी हो रही है? 16। तुरंत से क्या करो, आधे कर दो। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। यानी जो पहले 8 वर्ण हैं वहां हमारा पहला चरण या पहला पाद खत्म हो जाता है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पाद ये हो गया, दूसरा अपने आप बाकी रह गया। तीसरे पे फिर आ जाओ, 8 पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये खत्म हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये तो हो गया प्रथम पाद, ये हो गया दूसरा पाद, ये हो गया तीसरा पाद, और ये हो गया मित्रों चौथा पाद। 2 लाइन के में ऐसे पहचानोगे। पूरी श्लोक की एक पंक्ति के वर्णों को गिन लो और उसको आधा कर दो। यही तरीका होता है, बीच में आता है तो फिर आप नहीं तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, ये मैं इसलिए लेकर के आया हूं शुरुआत में क्योंकि आगे जो है वो चरण का ही काम है सारा की सारा। तो आपको ध्यान रखना है, 4 लाइन का श्लोक है तो चारों चरण इस तरीके से आ जाएंगे, 1 2 3 4। अगर 2 लाइन का, अगर 2 पंक्तियों का श्लोक है तो फिर आपको यहां पूरे वर्ण गिनने हैं। जैसे यहां वर्ण हुए 16 और उसके 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वर्ण कितने हो जाते हैं? 8। यानी पहले चरण में वर्णों की संख्या 8 होगी तो ये पहला चरण हो गया, फिर दूसरे चरण में 8 होगी तो ये दूसरा चरण हो गया, तीसरे चरण में भी 8 होगी तो यहां तक ये तीसरा चरण हो गया, और ये अंत में चौथा चरण हो जाएगा। ध्यान रखना, 2 लाइन के श्लोक में कभी भी कॉमा वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, आपको स्वयं ही पहचानना होता है।
अब एक प्रश्न और जो हमें भ्रमित करता है, कुछ छात्र इसको गलत कर चुके हैं, उनके अनुभवों को आपके बीच में ला रहा हूं। जैसा आ गया, ये देखिए, एक श्लोक परीक्षा में आया हुआ था और आपसे पूछा गया था भाई छंद बताओ। तो छात्रों ने क्या किया कि छंद बताने के लिए वही तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वर्ण गिने। वर्ण गिने तो यहां से यहां तक के वर्ण गिने तो ये हो गए 16, ये भी हो गए 16, ये भी हो गए 16 और ये भी हो गए 16। अब समस्या हो गई छात्रों को कि साहब 16 वर्णों वाला तो कोई छंद आपने पढ़ाया ही नहीं। आपने तो 11 पढ़ाया, 12 पढ़ाया, 14, 15, 17, 19, 21 सब पढ़ाए, लेकिन 16 वर्ण कौन से में होते हैं हमें तो पढ़ाया ही नहीं। और फिर 16 वर्ण हैं, इसमें आर्या भी नहीं बैठ रहा, तो फिर इसमें कैसे छंद माने। तो मित्रों ऐसी चूक आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको ध्यान देना है, जहां एक पूर्ण विराम हो गया इसका मतलब यहां पर 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 पाद पूरे हो चुके हैं, एक नहीं है, ये 2 हो चुके हैं। अर्थात पहला पाद यहां तक था, दूसरा यहां तक है। फिर जब द्वल पूर्ण विराम आ गया, यानी 2 पूर्ण विराम आ गए, तो यहां पर भी 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। यानी आप कह सकते हो यहां तक एक हो गया और यहां तक चौथा हो गया। फिर पूछे साहब नीचे क्या? तो मित्रों वापस देखो, 1 पूर्ण विराम, 2 पूर्ण विराम, 2 पूर्ण विराम होते ही श्लोक पूरा हो जाता है। फिर देखिए 1 पूर्ण विराम और 2 पूर्ण विराम, यानी ये दूसरा श्लोक है। अब पर हम क्या मानते हैं कि 4 लाइन, ये तो चलो फिर भी छोटी बड़ी हो गई हैं, जो आपको थोड़ा सा सहूलियत हो रही होगी, लेकिन बराबर में आ जाती है तो हम सोचते ही नहीं है कि 2 पूर्ण विराम आए हैं कि क्या है, कि 4 चरण आ रहे हैं कि 8 आ रहे हैं। तो मित्रों यहां तक आते आते तो चरण 8 हो गए, क्योंकि इसमें भी तो 4 चरण हैं, इसके भी तो चरणों को अलग करना पड़ेगा आपको। तो यह ध्यान रखना, अगर 4 लाइन आ रही हैं श्लोक में पूर्ण विराम 2 बार आ गए, तो फिर वो 8 चरण हो रहे हैं, 4 नहीं हो रहे, यानी 2 श्लोक दिए हुए हैं। और फिर यहां वर्ण 16 नहीं है, इसका मतलब आपको देखना, एक पूर्ण विराम, आप तो ये मान लो कि एक पूर्ण विराम होते ही आपके 2 चरण हो गए, तो जितने भी वर्ण हो उनको किससे करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब यहां अपने आप वर्ण कितने रह गए, 8 रह जाएंगे सभी जगह। तो इसका ध्यान रखना है, ये गलती नहीं कर देनी है। फिर दोहरा रहा हूं, प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहला पूर्ण विराम, सिंगल पूर्ण विराम जब आता है वहां 2 चरण पूर्ण हो चुके होते हैं, और दूसरा यानी डबल पूर्ण विराम जहां आता है वहां तक 4 चरण पूरे हो चुके होते हैं, चाहे श्लोक 2 लाइन का हो और चाहे श्लोक 4 लाइन का हो। चलिए अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे। आइए मूल टॉपिक पे चलते हैं और सीधा चुटकियों में समझते हैं कैसे पहचाने छंद। सबसे पहले छंद कौन सा है भैया? 8 वर्णों वाला है। छंद का नाम है अनुष्टुप, उदाहरण आपके सामने है। तो छंद अनुष्टुप है, उदाहरण आपके सामने है। बोले साहब उदाहरण है, मात्रा लगा के तुम्हें निकाल ही लूंगा, फिर आप क्या सिखा रहे हो? मैं सिखा रहा हूं कि 8 वर्ण अगर एक चरण में हो तो 100% वहां पर अनुष्टुप होगा, वर्ण गिन लेना। अगर 8 वर्ण एक चरण में हैं, अनुष्टुप ही होगा, निश्चित है, कोई दूसरा छंद नहीं हो सकता। तो मित्रों यहां याद रहे कौन सा छंद है? अनुष्टुप। कौन सा छंद है? अनुष्टुप, क्योंकि वर्ण कितने हैं? 8 रहेंगे। दूसरा कोई छंद ऐसा नहीं है जिसमें 8 वर्ण होते हों, केवल अनुष्टुप में होते हैं। ये देखिए, अब इसमें समस्या क्या होगी कि साहब 4 लाइन की जगह 2 लाइन में आ गया। तो अभी आपको बता चुका हूं 2 लाइन में आया है, तो इसका मतलब इस पंक्ति में वर्ण 16 है और इस पंक्ति में भी वर्ण 16 गिन के देख लो। अपनी सहूलियत के लिए कोशिश ये करना कि प्रत्येक पंक्ति के वर्णों को गिन लो, जिससे कई बार क्या होता है एक आध वर्ण ऊपर नीचे हो गया, गिनने में तो गलती हो जाएगी, ऐसी गलती नहीं करनी है। 8 वर्णों वाला एकमात्र छंद है। कौन सा छंद है भैया? 8 वर्णों वाला एकमात्र छंद अनुष्टुप। अगर 2 लाइन का श्लोक है और पहली पंक्ति में भी 16 वर्ण आ रहे हैं, दूसरी में भी 16 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 है, और 8 है तो 100% कौन सा छंद है भैया? निश्चित रूप से अनुष्टुप छंद होगा। ठीक है, केवल वर्ण गिनने, कोई मात्रा नहीं लगानी है। आगे बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ। 11 वर्ण, अब आपके सामने आता है 11 वर्णों वाले छंद, और 11 वाले वर्णों वाले छंद आपके सामने नीचे दिए हुए हैं। देखिए कौन कौन से छंद दे रखे? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शालिनी और रथोद्धता। ये 4 छंद ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक के एक चरण में वर्णों की संख्या 11 होती है। यानी आप केवल वर्ण गिन करके तो पता नहीं लगा सकते कि कौन सा है, क्योंकि इंद्रवज्रा में भी 11 है, उपेंद्र वज्रा में भी 11 है, शालिनी में भी 11 है और रथोद्धता में भी 11 हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर आ जाओ मित्रों, उस छंद के प्रथम गण पर आ जाइए।
किस पर आ जाइए, प्रथम गण। और प्रथम गण का मतलब होता है पहली तीन मात्राएं। आप केवल और केवल सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपको गिनने वर्ण, और जैसे ही आपने वर्ण गिने आपके वर्ण आ जाते हैं 11, तो आप ऑप्शन पे जाइए। और ऑप्शन में आपने देखा कि तीन उदाहरण ऐसे दे रखे हैं, तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो 11 वर्णों वाले हैं, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहली तीन मात्राएं लगानी है, केवल पहली तीन, बाकी को छोड़ दो। अगर 11 वर्ण हैं और पहला गण तगण बन जाता है, तगण याद है ना, ताराज, देखिए गुरु गुरु लघु, 11 वर्ण हो और पहला गण तगण बन जाए तो निश्चित रूप से इंद्र वज्रा छंद होगा, दूसरा कोई छंद नहीं हो सकता। चारों चरणों के 11 11 11 वर्ण गिन लेना, और वर्ण गिनने के बाद अगर आप कहो कि साहब वो तो 2 लाइन का ही श्लोक आ गया, तो 2 लाइन का श्लोक आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, चरण तो यहां भी 4 ही होंगे ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो इसका मतलब इस पंक्ति में वर्ण कितने हो जाएंगे, 22 होंगे, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 22 होंगे, हम आधे आधे कर लेंगे। तो मित्रों फिर ध्यान दें, क्या कहा, अगर 11 वर्णों वाला छंद है और पहला गण तगण बनता है तो 100% कौन सा छंद, इंद्र वज्रा। कौन सा छंद होगा, इंद्र वज्रा छंद होगा। ठीक, आगे उपेंद्र वज्रा, अगर वर्णों की संख्या 11 है, अगर वर्णों की संख्या 11 है और पहला गण जगण बन जाए, पहला गण जगण बन जाए तो मित्रों वहां छंद कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा होगा। ये देखिए लघु गुरु लघु, यहां गुरु गुरु लघु आ गया, पहला तगण बना तो 11 वर्ण थे, पहला तगण बना तो इंद्र वज्रा हो गया, और पहला जगण बना तो क्या हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया। आगे मात्रा लगाओ चाहे मत लगाओ, वर्ण ठीक से गिन लेना, ठीक है। आप चाहो तो पूरी मात्रा लगा करके देख लेना, आपको यही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, इसलिए पूरी मात्राएं नहीं लगाऊंगा। अगला शालिनी छंद, शालिनी छंद में भी वर्णों की संख्या 11 होती है और इसका पहला गण जो होता है वो मगण होता है, यानी गुरु गुरु गुरु। अगर 11 वर्ण हैं, अगर 11 वर्ण हैं और पहली तीनों मात्राएं गुरु आ जाती हैं, प्रत्येक चरण में आपने गिने 11 11 वर्ण आ गए, इसका मतलब निश्चित है 11 वर्णों वाला छंद होगा। और 11 वर्णों वाले छंद के साथ में अगर पहला गण मगण बन गया, पहली तीन मात्राएं गुरु आ गई, तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, शालिनी होगा, दूसरा कोई छंद नहीं हो सकता, केवल 3 वर्णों पे। अब 3 पे तो लगा लेना भाई, इससे कम नहीं कर सकता ना, क्योंकि 11 वाले हैं, जहां नहीं होगी वहां जरूर नहीं करेंगे। आगे रथोद्दता, अगला छंद है मित्रों रथोद्दता। रथोद्दता भी 11 वर्णों वाला ही छंद है और इसका पहला गण होता है रगण, रगण यानी राजभा, या माता राजभान सलगा याद है ना, वैसी से कर रहा हूं सारे। तो अगर 11 वर्णों वाला छंद हो और पहला गण क्या आ जाए, पहला गण रगण आ जाए, तो कौन सा छंद होगा, रथोद्दता। कैसे याद करेंगे, ऐसे करेंगे, इंद्र वज्रा तगण, इंद्र वज्रा तगण, उपेंद्र वज्रा जगण, शालिनी मगण और रथोद्दता रगण। 4 बार बोल लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। फालतू चीजों को भी तो याद करोगे क्या, 2 शब्द याद नहीं होंगे आप लोगों से, आराम से कर सकते हो। फिर दोहरा रहा हूं, 11 वर्ण हो, पहला गण तगण हो, इंद्र वज्रा, 11 वर्ण हो, पहला गण जगण हो, उपेंद्र वज्रा, 11 वर्ण हो, पहला गण मगण हो, रसालिनी, और 11 वर्णों के साथ पहला गण क्या आ जाता है, रगण आ जाता है, तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, रथोद्दता होगा। 4 ही पूछे जाते हैं। अब एक छंद ऐसा होता है जो इन दोनों का मिश्रण है, उपजाति। 11 वर्णों वाला एक छंद और है, कौन सा है भैया, 11 वर्णों वाला एक छंद है उपजाति, ये तो इनका मिश्रण है। तो अगर उपजाति आ जाता है फिर क्या करें साहब, उपजाति तो इंद्र वज्रा का भी मिश्रण है और उपेंद्र वज्रा का, इन दोनों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, उपजाति बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो वर्ण भी 11 हैं और प्रत्येक की, उसमें ये भी नहीं है कि पहला तीसरा है दूसरा चौथा अलग होता हो, किसी भी एक चरण को बदल सकता है, किसी भी 2 को बदल सकता है। उस स्थिति में क्या करें, तो मित्रों 4 लाइन का श्लोक है, आपको क्या करना है, दोनों गण निकालने हैं। पहले इंद्र वज्रा का तगण निकालो, अगर सभी में तगण आ रहा है, बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, अगले 2 मिनट बिल्कुल फोकस कर लो मेरे पास। अगर चारों में तगण आ रहा है तो निश्चित रूप से इंद्र वज्रा है, अगर चारों में जगण आ रहा है तो निश्चित रूप से उपेंद्र वज्रा है। अगर किसी एक में भी बदल गया, किसी एक में भी बदल गया, तो फिर डेफिनेट कौन सा उपजाति है भाई, 3 जगह तो क्या आया,
इंद्र वज्र आ गया, और चौथी जगह उपेंद्र वज्रा का गण आ गया, तो फिर एक बदल जाए, एक कोई सा बदल जाएगा, दो कोई से बदल जाएंगे तो उपजाति हो जाता है। फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, उपजाति पर कब विचार करना है, जब आपके ऑप्शन में उपजाति दे रखा हो, यानी 11 वाला वर्ण वाला छंद आपको दिया है पूछने के लिए और उपजाति ऑप्शन में है, तो आपको विचार करना है। अब इसमें अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लोगे तो देखो, मैं केवल पहली मात्रा से आपको बता दूंगा कि इसमें उपजाति है या नहीं है, ठीक है, केवल पहली मात्रा। अ, गुरु, ही, लघु, यही हो गया, आगे जाओ ही मत। फिर भी आपको बता देता हूं, गुरु और लघु। क्यों? क्योंकि अगर ये पहला तगण होता, भाई यहां ये तगण, ये तगण है, तो आप कह सकते हो ये देखिए, ये तगण बना, ये जगण बन गया, ये तगण बन गया, ये जगण बन गया। तो गण तक क्यों जाना? जब हमारे पास उपजाति है और 4 लाइन का श्लोक है, तो हमें तो पहली मात्रा बता देगी कि पहली, अगर, फिर देखो मैं बता रहा हूं आपको, अगर पहली मात्रा सभी जगह कैसी आई, पहली मात्रा सभी जगह साहब लघु 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 एक जैसी आ गई, तो उपजाति नहीं होगा, 100% उपजाति नहीं होगा। अगर पहली मात्रा सभी जगह कैसी आ गई, गुरु 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 आ गई, तो भी किसी भी कीमत पर उपजाति नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब भिन्नता ही नहीं। क्योंकि तगण में तो क्या होते हैं, तगण में तो ताराज यानी कि गुरु गुरु लघु होता है, और जगण में क्या होता है, जवान गुरु लघु, लघु गुरु लघु होता है। तो एक जैसी आएंगी तो या तो तगण होगा या फिर जगण होगा, एक को बदलना है। अब एक बदली, देखो ये बदल गई, यहां पर ये गुरु था, यहां लघु हो गया, एक बदलती, इसका मतलब ना तो इसमें सभी तगण वाले हैं ना सभी जगण वाले हैं, और 11 वर्णों का मिश्रण है, तो डेफिनेट कौन सा है, उपजाति है। फिर सरल शब्दों में बता रहा हूं, 11 वर्णों वाला छंद हो, 4 चरण का श्लोक जब आप पढ़ो, तो उसके प्रत्येक चरण पे अगर पहली मात्रा एक जैसी आ जाए तो उपजाति नहीं है, और प्रत्येक चरण की पहली मात्रा में से कोई एक चरण की या किसी भी 2 चरण की मात्रा बदल जाए तो डेफिनेट उपजाति है, डेफिनेट उपजाति है। अब बताओ, मैंने तो पूरे श्लोक पे मात्रा लगाई नहीं, आपको केवल पहले वर्ण से बता दिया कि भैया उपजाति है कि नहीं है। अब आप क्या करोगे, 4 श्लोकों पर यही अप्लाई करके देखना, यही ट्रिक अप्लाई करके देखना कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर ये श्लोक 2 लाइन में बदले, अगर ये श्लोक 2 लाइन में बदल जाए तो क्या करोगे, तो मित्रों 11 वर्णों का एक चरण होता है, इसका मतलब 2 चरण जब एक साथ आएंगे, तो अगर ये श्लोक 2 लाइन में आएगा तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। तो आप क्या करेंगे, पहले 11 गिन लो, और 11 गिनते ही जहां आ रहा है वहां अपनी हाथ से कॉमा लगा सकते हो, देख लो कि इसकी मात्रा ये चारों एक जैसी हैं तो उपजाति नहीं है, और एक भिन्न हो गई तो उपजाति होगा 11 वर्णों। चलिए 12 वर्णों की तरफ चलते हैं। यहां 11 वर्णों में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक छंद और होता है वियोगिनी। कौन सा होता है, वियोगिनी। वियोगिनी छंद में क्या होता है मित्रों, वियोगिनी के प्रथम और तृतीय जो चरण हैं उनमें तो 10 वर्ण होंगे, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 वर्ण होंगे। तो 2 चरण गिन लेना, पहले में 10 आ रहे हैं, दूसरे में 11 आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कौन सा है, वियोगिनी है। अगर 4 चरण का श्लोक था और 4 चरण के श्लोक में आपने गिना कि यहां तो 10 आए थे और यहां 11 आ गए, कुछ मत करो, ना मात्रा लगाओ, कुछ ही मत करो, आप तो क्या कर दो भैया, आप सीधा एक काम कर दो, वियोगनी कर देना। हाँ, आर्या को क्रॉस चेक जरूर कर लेना, आर्या हो तो मात्रिक छंद कहीं भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये तो 4 में नहीं आया, ये तो किस में आ गया, ये 4 वाला तो आया नहीं, ये तो क्या हुआ, ये तो 2 में ही आ गया। अब 2 में आया तो आप क्या करोगे, 2 का मतलब 1 पूर्ण विराम 2 पूर्ण विराम, इसका मतलब ये कितना था, 22 वो सॉरी, अब क्योंकि 11 और 10 है, तो पहले चरण में 10 थे और दूसरे चरण में 11 थे, तो यहां वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। तो मित्रों अगर 2 चरण मिलकर के 21 हो रहे हैं, ध्यान रखना, एक चरण की बात नहीं कर रहा हूं, 2 चरण की बात कर रहा हूं। 2 चरण क्यों, हमें पता लग जाएगा, एक पूर्ण विराम आ गया, इसका मतलब 2 चरण हो गए, और 2 चरण मिलकर के 21 हो रहे हैं, तो भी 100% कौन सा है, वियोगनी है। क्योंकि 21 में या तो 11-11 होते तो 22 होते,
आठ आठ होते तो 16 होते, 12 12 होते तो 24 हो जाते, लेकिन यहाँ तो दो चरण मिलके 21 वर्ण कर रहे हैं, 21 वर्ण कर रहे हैं, इसका मतलब एक 10 है और दूसरा 11 है, तो निश्चित रूप से कौन सा है, वियोगनी है। ट्रिक को पकड़ना सीखो, बिल्कुल पकड़ना सीखो। ठीक है, तो वियोगनी आपके सामने है 10 और 11, पहले तीसरे में 10 और दूसरे चौथे में 11 वर्ण। आइए 12 वर्णों वाले छंद की तरफ चलते हैं, और 12 वर्णों वाले छंदों की संख्या हमारे पास तीन होती है, वंशस्थ, भुजंग प्रियात और द्रुत विलंबित। तरीका आपके सामने, पूरे श्लोक पे मात्राएं लगा लो या फिर केवल पहली तीन मात्राएं लगा करके गण निकाल लो। अगर 12 वर्ण हो प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण का मतलब फिर दोहरा देता हूं, 4 लाइन का श्लोक है तो चारों में कितने होने चाहिए, 12 12 होने चाहिए। 2 लाइन में पूरा हो गया एक पूर्ण विराम, तो फिर ये कितने होने चाहिए, 24 24 होने चाहिए। तो 2 लाइन 4 लाइन अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 वर्णों का छंद है, कितने वर्णों का, 12 वर्णों का छंद है, और पहला गण जगण बन जाता है, जवान, तो छंद रहेगा भैया वंशस्थ। कौन सा रहेगा, वंशस्थ रहेगा, अगर 12 वर्ण है और पहला गण कौन सा है, जगण है। देखो जवान, पहला गण जगण बन गया, उदाहरण किसका है, वंशस्थ का है, डेफिनेट 12 वर्ण है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंत में तो हलंत वर्ण है, पहले वाले को गुरु करेगा, गिना तो जाएगा नहीं। चलिए भुजंग प्रयात, अगर 12 वर्ण हैं और पहला गण यमाता यानी कि यगण के रूप में आता है, तो 100% कौन सा छंद है, भुजंग प्रयात है। भुजंग प्रयात यगण, ऐसे याद करो, वंशस्थ जगण, यानी वंशस्थ आएगा तो पहला गण जगण होगा, भुजंग प्रयात आएगा तो पहला गण यगण होगा। लगा लो मात्राएं, लघु गुरु, गुरु क्योंकि अनुस्वार ने उसको क्या कर दिया, गुरु कर दिया। ये देखो यमाता यानी यगण बन गया, 12 वर्ण है और पहला गण यगण बन गया, तो डेफिनेट कौन सा छंद है, भुजंग प्रयात है। कौन सा छंद है भैया, भुजंग प्रयात। 12 वर्णों वाला तीसरा छंद होता है द्रुत विलंबित। तीसरा छंद कौन सा होता है, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद भी ऐसा है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 होती है। अरे 12 वर्ण हो और नगण आ जाए, नगण यानी तीनों मात्राएं छोटी आ जाए शुरुआती, देखिए लघु लघु लघु, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद है भैया, निश्चित रूप से द्रुत विलंबित छंद है। पहचान बता रहा हूं आपको, चुटकियों में पहचानो कि देखो तीन मात्रा लगातार, 12 वर्ण फटाफट से गिने, 12 वर्ण हो गए, तीन मात्रा लगाई, जगण आ गया, अरे जगण तो वंशस्थ होता है भैया। अगर पहली तीन मात्राएं यगण आ गई, यगण तो कौन सा होता है, भुजंग प्रयात होता है। पहली तीन मात्राएं 12 वर्णों में नगण आ गई, तो भैया कौन सा होता है, द्रुत विलंबित होता है। बिल्कुल ट्रिक से निकालो, जरूरत ही नहीं है आगे बढ़ने की, गलती भी नहीं होगी। पर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा इसमें, छंद कौन सा है। अगर आपसे दीप प्रश्न पूछा गया, यति कहाँ होती हैं, गण कौन कौन से होते हैं, तो उस सब के लिए तो भैया छंद को विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक शॉर्ट चीजों की होती है क्योंकि नाम ही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। 12 वर्णों वाले तीन छंद कौन कौन से, वंशस्थ जगण, भुजंग प्रयात यगण और द्रुत विलंबित नगण। आइए मित्रों अब चलते हैं 14 वर्ण। 14 वर्ण, 14 वर्णों का एकमात्र छंद है वसंत तिल का। पंक्ति गिन लेना, पहला गण गिनेगा तगण, ताराज, पहली तीन मात्राएं ताराज, गुरु गुरु लघु। लेकिन वसंत तिलका के लिए तो आपको तीन मात्राएं भी नहीं लगानी है। अगर 14 वर्ण आ जाएं एक चरण में, एक चरण में कितने आ गए, 4 लाइन का श्लोक था, एक प्रत्येक में कितने कितने आ गए, 14 14 आ गए, तो भैया डेफिनेट कौन सा होगा, वसंत तिलका हो जाएगा। दूसरा सोचना नहीं है, मात्रा भी नहीं लगानी। क्यों लगानी, जब अपने को छंद ही पहचानना है तो 14 वर्णों का एक ही छंद होता है। और 14 वर्णों वाले जो छंद हैं वो कभी 2 लाइन में नहीं आएंगे, वो 4 लाइन में ही आएंगे, क्योंकि 2 लाइन करने का मतलब होता है एक चरण में वर्णों की संख्या हो गई 28, पूरा ही नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। 11 वर्ण वाले 8 वर्ण वाले ही 2 लाइन में आते हैं। तो फिर ध्यान दें, वसंत तिल का छंद जो होता है वो 14 वर्णों वाला होता है, एकमात्र छंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। 15 वर्ण, 15 वर्णों वाला छंद होता है मित्रों मालिनी, और ये भी एकमात्र छंद है। अगर आपने चरण में वर्णों की संख्या, प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या कितनी आ गई, 15 15 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि छंद केवल और केवल कौन सा होगा, मालिनी हो सकता है, दूसरा कोई छंद नहीं हो सकता, क्योंकि 15 वर्णों वाला एक छंद है। फिर भी नगण बनता है, आप तीन मात्राएं लगा करके भी काम
चला सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं चेक तो कर लूंगी वास्तव में है कि नहीं। तो मालिनी नगण। अरे 14 साल की वसंत तिलका थी, 15 साल की मालिनी हो गई। 2 महीने मान लो आप इनको, कि 14, छोटी वाली 14 साल की है जो वसंत तिलका है, और 15 साल की जो है वो उससे बड़ी वाली है, वो कौन है? मालिनी है। 15 वर्ण मालिनी में और 14 वर्ण वसंत तिलका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 वर्ण, 17 वर्णों के 17 वर्ण वाले 3 छंद हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिखरणी होता है, हरणी होता है, मंदाक्रांता होता है। हरणी ना के बराबर बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी क्योंकि जब हम गण ही एक गण से पहचान रहे हैं तो याद कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो मित्रों 17 वर्णों वाले 3 छंद है, कौन कौन से? शिखरणी, हरिणी और मंदाक्रांता। शिखरणी, शिखरणी का पहला गण रहेगा यगण, य मा ता। देखो य र यानी लघु, आगे आधा अक्षर है गुरु, और या में दीर्घ स्वर है गुरु। तो अगर 17 तो वर्ण हो भैया, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो? ये 17 वर्ण किस में होंगे भैया? प्रत्येक चरण में होंगे। अगर प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो और 17 वर्ण के साथ पहला गण क्या बन जाए? पहला गण यगण बन जाए, तो 100%, 100% शिखरणी छंद होगा। ठीक है, 17 वर्ण है, पहला गण यगण है, तो छंद शिखरणी ही होगा। ठीक है, फिर आ जाओ हरिणी। अगर 17 वर्ण है और पहला गण नगण बन जाता है, ये देखिए लघु लघु लघु, पहला गण नगण बन जाता है, तो छंद कौन सा रहेगा? हरिणी। 3 वर्णों पे ही चल रहा हूं, आगे तो गया नहीं हूं मैं। ठीक है, कि अगर क्योंकि 17 वाले 3 हैं तो आपको गण याद करना पड़ेगा। 14 और 15 में एक एक ही छंद था, तो कुछ भी याद नहीं करना, वर्ण याद करने कितने होते हैं आप आराम से निकाल लोगे। तो हरिणी, हरिणी में क्या है? पहला गण नगण होता है और वर्णों की संख्या 17 होती है। तो जब 17 वर्ण हो और पहला गण नगण बन जाए, तो डेफिनेट कौन सा छंद होगा? हरिणी छंद होगा। 17 वर्णों का तीसरा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला छंद मंदाक्रांता। अगर पहला गण मगण बन जाए, यानी तीनों मात्राएं गुरु 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 के रूप में आ जाती हैं, तो छंद कौन सा रहेगा? मंदाक्रांता रहेगा। छंद कौन सा रहेगा? मंदाक्रांता। अब आप देखिए, शिखरणी यगण, हरिणी नगण और मंदाक्रांता मगण। ध्यान रखना, 17 वर्ण हो और पहला गण यगण बन जाए तो शिखरणी छंद, पहला गण नगण बन जाए तो हरिणी छंद, और पहला गण मगण बन जाए तो मंदाक्रांता छंद होगा, बशर्ते वर्ण 17 हो। कितने हो? 17 हो। तो मित्रों ये था 17 वर्णों वाला छंद। तो अब आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो। अब आपको यहां तक मात्राएं लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, केवल पर आंसर किसका मिल रहा है? छंद कौन सा है, इसका आंसर आपको यहीं से मिल रहा है। तो अभ्यास जरूर करिएगा, मैंने जो उदाहरण दिए इन पे भी आप पूरी मात्रा लगा के चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके कर लेना, मात्राएं लगा करके देख लेना, पुस्तकों में उदाहरण मिल जाएंगे। तो आप पूरी मात्रा लगा करके देखोगे तब भी यही छंद मिलेंगे, और 3 मात्राओं से निकालोगे तब भी यही छंद इसमें निकल करके आएंगे, निश्चित है। चलिए मित्रों आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ने के लिए अगला 19 वर्णों वाला छंद आ रहा है आपके सामने, शार्दूल विक्रीडितम। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी है? 19। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 19 19 19 19, चारों चरण में होगी। तो मित्रों, और पहला गण जो बनेगा मगण, मगण का मतलब है गुरु 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 होता है, तो छंद कौन सा होता है? शार्दूल विक्रीडतम होता है। ये देख लो मात्राएं लगा करके, गुरु गुरु और गुरु, तीनों मात्राएं गुरु के रूप में आ गई, पहला गण मगण बन गया, तो छंद कौन सा? शार्दूल विक्रीडतम। लेकिन ये तो 19 वर्णों वाला अकेला छंद है, तो अकेला छंद है तो 3 मात्राएं भी क्यों लगानी? क्या करो, सीधा पहचानो, वर्ण गिनो। वर्ण गिनने में गलती मत कर जाना भैया, वर्ण गिनने में गलती करके तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप खुद जिम्मेदार हो। क्या नहीं गिनना है? आधे अक्षर को नहीं गिनना है। क्या नहीं गिनना है? हलंत वर्ण को नहीं गिनना है। क्या नहीं गिनना है? अवग्रह को नहीं गिनना है। इनको गिनने की गलती मत कर जाना, ठीक है। वर्ण चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, एक एक ही गिना जाएगा। उसकी आर्या छंद में हम मात्रा गिनते हैं, वहां एक और दो अलग अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं। ना तो आधे अक्षर को गिनना है, ना हलंत अक्षर को गिनना है, ना अवग्रह को गिनना है, इनको नहीं गिनना है। अगर 19 वर्ण हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19,
एक चरण में वर्णों की संख्या 19 हो गई, 19 हो गई तो 19 वर्णों वाला एकमात्र छंद है। कौन सा? शार्दूल विक्रीडितम, अकेला छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे आखिरी छंद की तरफ बढ़ रहा हूं, और आखिरी छंद है आपका 21 वर्णों वाला, और 21 वर्णों वाला एकमात्र छंद होता है सृगधरा, जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 21 होती है। तो मित्रों पहला गण इसका भी मगण रहता है, यानी तीनों मात्राएं जो गुरु रहेंगी। पर जब 21 वर्णों का अकेला छंद है तो मात्राएं क्यों लगानी? एकमात्र छंद है जिसमें 21 वर्ण होते हैं। ये देखो पहले तीन मात्राएं गुरु गुरु और गुरु हो जाएंगी। छंद कौन सा हो जाएगा? सृगधरा हो जाएगा। छंद कौन सा हो जाएगा? सृगधरा हो जाएगा। तो ये था मित्रों छंद का शॉर्ट ट्रिक, जहां आप केवल या तो वर्ण गिन करके और या फिर पहला गण निकाल करके, यानी पहली तीन मात्राएं लगा करके ही छंद का निर्धारण कर सकते हैं। आपको शार्दूल विक्रीडितम 19 वर्ण, सृगधरा 21 वर्ण, मालिनी 15 वर्ण और वसंत तिलका 14 वर्ण, अनुष्टुप 8 वर्ण। इनमें तो मात्रा की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वर्ण गिनने से पता चल जाएगा ये अपने आप में अकेले होते हैं। 8 वर्णों का अनुष्टुप अकेला है, वसंत तिलका 14 वर्णों का अकेला छंद है, मालिनी 15 वर्णों का अकेला छंद है, इसके बाद शार्दूल विक्रीडितम 19 वर्णों का अकेला छंद है, और सृगधरा 21 वर्णों का अकेला छंद है। कोई मात्रा की जरूरत नहीं है। आपको पहले गण कहाँ कहाँ बनाने? 11 वर्णों वाले छंदों में, जहां उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति था, रथोद्धता है और शालिनी है, इनमें आपको मात्राएं लगानी है। 12 वर्णों वाले वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग पर्यात में पहला गण बनाना है, और 17 वर्णों वाले शिखरणी, हरिणी और मंदाक्रांता में आपको पहला गण बनाना है। वीडियो को 2 बार ध्यान से देख लेना, 2 बार देखने के बाद 4 बार अभ्यास कर लेना। जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि छंद पहली चुटकी में कैसे पहचाने। ध्यान रखना, मंदाक्रांता मगण, अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया, वंशस्थ जगण, वंशस्थ जगण, द्रुत विलंबित नगण, भुजंग प्रयात यगण। आप छंद का नाम और उसका पहला गण याद करो। यमाता राजभान सलगा, वापस बोल रहा हूं, यमाता राजभान सलगा से मात्राओं का अभ्यास करो। आप निश्चित रूप से छंद टॉपिक जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा। तो मित्रों इसी तरीके की ट्रिक्स देखने के लिए, इसी तरीके का अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। एक टेस्ट पेपर लेकर के आऊंगा जिसमें इसी तरीके से मैं मात्रा लगा करके छंद नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। किसके? छंद के। बस मेरे साथ जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम पर। धन्यवाद।